हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल और आज हम करने जा रहे हैं अपनी 9th क्लास का चैप्टर साउंड। इसमें हम देखते हैं पहला आपका टॉपिक है साउंड। साउंड होता है क्या आपका? डेली हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए वॉइस सुनते हैं, जैसे हम बोलते हैं या फिर बर्ड्स चहचा रहे हैं या फिर बैल की आवाज़ सुनते हैं आप, मशीन्स की आवाज़ सुनते हैं, व्हीकल्स की आवाज़ सुनते हैं, आप टेलीविज़न में कुछ ना कुछ प्रोग्राम चला रहे हैं उसकी आवाज़ सुनते हैं। ठीक है, वो क्या है आपकी बेसिकली साउंड है। ठीक है, अभी साउंड है आपकी कैसे बोल सकते हैं? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। यानी कि साउंड क्या है आपकी? एक एनर्जी की वो फॉर्म है जिससे हमें क्या मिलता है? सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जिससे हमें सुनने का अनुभव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। अब जैसे हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपके आई है जिससे हम सेंसेशन ऑफ विज़न करेगा यानी कि देखने का काम करते हैं। ईयर है जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग यानी कि जिससे हमें सुनाई देगा। नोज़ है जिससे आप क्या करेंगे? किसी भी चीज़ की स्मेल लेंगे। या फिर आपकी टंग है जिससे आप क्या करेंगे? किसी भी चीज़ का टेस्ट पता लगाएंगे। या फिर आपकी स्किन जिससे कि आप पता लगाएंगे कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या फिर कोई की चीज़ कितनी ठंडी है। वो चीज़ हम क्या करते हैं? इन्हें हम साउंड बोलते हैं। सारी चीज़ों को हम क्या कह रहे हैं? जो ये है आपकी मतलब साउंड आपके प्रोड्यूस कैसे होगी? जो भी हमें हियरिंग इन आवर्स ईयर यानी कि जो हमारे कानों में सुनाई देगी, वो चीज़ हम क्या कह रहे हैं? साउंड है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? अब ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड, अब हमें ये तो पता चल गया साउंड है क्या। अब ये प्रोडक्शन कैसे होती है यानी कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? अब जैसे मान लिया कोई बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रही है? साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशंस टू एंड फ्रो मोशन। जो ये आपकी साउंड है किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशंस की वजह से। यानी कि टू एंड फ्रो जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेशंस, यानी कि अब जैसे आपने देखा होगा आपके फ़ोन को अगर आप वाइब्रेशन पे लगा देते हैं तब भी अगर वाइब्रेशन पे है लेकिन तब भी हमें क्या हो रही है? वॉइस सुनाई देती है वाइब्रेशन पे होने के बाद भी मोबाइल की। वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? बिकॉज हम यही कह रहे हैं वाइब्रेशंस की वजह से क्या हो रही है? आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। वाइब्रेट पे था फ़ोन फिर भी हमें क्या कर रही है? आवाज़ सुनाई दे रही है। किसकी वजह से? वाइब्रेशंस की वजह से। अब मान लीजिए जैसे ये रबर बैंड है, रबर बैंड आप क्या करते हैं? बीच में से मान लीजिए इसको खींचते हैं। अब क्या करेगी? अब आपको पता है इनमें कुछ ना कुछ क्या होगी? वाइब्रेशन होगी और साउंड भी प्रोड्यूस होगी। आपको पता है अगर हम खींचेंगे, मान लीजिए रबर बैंड लेके खींच रहे हैं हम, तो उसमें क्या होगी? आवाज़ तो आएगी अगर हम खींच के छोड़ेंगे उसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए गिटार है, गिटार में अब आपको पता है आप यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे हम मतलब दबाते हैं जब आपकी क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। अब जब हम यहाँ पे दबाएंगे वाइब्रेशंस होती होती हुई क्या होती है? यहाँ पे सारे में साउंड प्रोड्यूस होती है यानी कि सारे जो आपके वो थ्रेड्स होते हैं उनमें क्या हो जाती है? साउंड प्रोड्यूस होते हैं। किसकी मदद से? आपकी वाइब्रेशंस की मदद से। जैसे आप ये ले सकते हैं, एक टोंग ले सकते हैं, टोंग जिसको आप हिंदी में चिमटा भी बोल सकते हैं। अब ये टोंग है, ठीक है, इसमें क्या होती है? आपकी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। अब मान लीजिए आपने क्या करा हुआ है? एक यहाँ पे बॉल लटकाई हुई है, ठीक है, आप इसमें अब ये पहले वाइब्रेशंस तो थी इस टोंग के अंदर। अब जैसे मान लीजिए हम चिमटा है उसको हम गिरा रहे हैं या फिर दे के मार रहे हैं। अब आपको पता है कि उसमें क्या होगा? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे। अगर हम उसे पीट रहे हैं यानी कि दीवार पे मार रहे हैं या फिर ज़मीन पे मार रहे हैं तो उसमें क्या होंगे? वाइब्रेशंस हैं। अब उस वाइब्रेशंस वाले चिमटे को हम क्या करा? हमने जो ये बॉल हमने टांगी हुई थी इसके पास लेके आ गए। इसमें पहले से तो वाइब्रेशंस थी, अब इसने क्या कर दिया? जो ये बॉल थी इसमें भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर दी। यानी कि जो आपके वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं दूसरे वाले में भी क्या कर देते हैं? वाइब्रेशन को प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे आप क्या कह सकते हैं? ह्यूमन वॉइस इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स इन द थ्रोट। जो आपकी ह्यूमन वॉइस है यानी कि अब जैसे आपकी आवाज़ है, अब हम कहते हैं हम आवाज़ तो हम बोल तो पा रहे हैं, हमें पता है बोल रहे हैं हम, लेकिन वो आवाज़ प्रोड्यूस कैसे होती है? किसकी वजह से? क्योंकि आपके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं यानी कि थ्रोट होता है, आपका गला होता है, उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनमें जब आपकी क्या होती है? वाइब्रेशंस होती है, तब हमारी क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है और वहाँ पे वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, फिर हमारी क्या हो जा रही है? साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब हमें पता है अब साउंड क्या करे? अब हम बोल तो हमने पता चल गया कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होगी। अब दूसरे पर्सन है, अब दूसरा पर्सन हमारे पास खड़ा हुआ है, अब उसको वो आवाज़ पहुंच कैसे रही है? यानी कि अब साउंड ट्रैवल कैसे कर रही है? प्रोपोगेशन जिसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन का मतलब होता है आपका कि साउंड ट्रैवल कैसे कर रही है, उसको कुछ ना कुछ अब पता तो चलेगा। अब जैसे मान लिया कोई पर्सन बोल रहा है, दूसरे तक आवाज़ जाएगी, वो किस वजह से जा रही है वो पता होना चाहिए। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है, जैसे मान लीजिए एक लाउड स्पीकर है, ठीक है,
अब आपने यहाँ पे कान है हमारा, ठीक है। अब आपको पता है इन दोनों के बीच में क्या है, एयर के पार्टिकल्स हैं। अब जो वो एयर के पार्टिकल्स हैं, अब आपको ये पता है कि वो सारे किस में है, मोशन में है, मोशन में है। अब जैसे लाउड स्पीकर है, अब आपने देखा होगा जो इसके पास वाले जितने पार्टिकल्स होंगे वो क्या होते हैं, ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं बजाय कि अब जैसे मान लिया दूर दूर जाते जा रही है इस लाउड स्पीकर से, अब क्या करेंगे, आपको आवाज़ कम सुनाई देगी, क्योंकि जब आपको पता है अब डीजे मान लीजिए लगा हुआ है, उसके आप पास बैठते हैं तो उसमें ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है हमारे, मतलब जो हमारा ईयर है अगर यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे सुनाई सुनाई दे रहे हैं, मतलब हमें सुनाई दे रहा है ये लाउड स्पीकर की आवाज़, तो इसमें क्या होगा, हमारे कान के पर्दे फटने का भी डर है। यानी कि जितना हमारा पास होगा उतने क्या होती हैं, आपको डर ज़्यादा रहता है कि अगर आपके कान ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, मतलब जितनी पास उतनी ज़्यादा आपके क्या होंगी, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। ये भी आपका क्या करता है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर था। अब यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस है, अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक में कोई हमें नुकसान नहीं है, बट अगर यहाँ पे बिल्कुल पास में हम लाउड स्पीकर के बैठे होंगे तो क्या हो सकता है, हमारी क्या होगी, ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो क्या हो सकता है हमारे जो ये, अब मान लीजिए अब जैसे ये हैं, ये पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं, ये सारी क्या है, मोशन में है। अब हम इसी से हमारा क्या आती है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन आती है। कंप्रेशंस आपके क्या होते हैं और रेयर फ्रैक्शन क्या होते हैं, सेम यही एग्जांपल है, लाउड स्पीकर है, यहाँ पे हमारा कान है जो इससे हमें सुनाई दे रहा है, ठीक है, बीच में एयर के पार्टिकल्स हैं। अब आपको पता है अब ये पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, ऐसे ऐसे मतलब घूमते रहते हैं, ठीक है, मतलब जैसे एक बार नीचे, जैसे ये है आपके पार्टिकल्स, एक बार ये पार्टिकल्स जा रहे हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स कम थे, एक बार क्या हो गया, एकदम वॉइस तेज होगी, तो ये क्या होंगे, पार्टिकल्स एक जगह सारे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर क्या हुआ, ऊपर जाके मतलब ज़्यादा बढ़ गए एक जगह पे, फिर क्या करा, नीचे आया तो क्या हो गए, पार्टिकल्स फिर क्लोज आ गए तो कम हो गए। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम ये नहीं कहते ऊपर नीचे कोई चीज़ जा रही है, अब एक जगह पे पानी का बहाव क्या होगा, अब जैसे लहरें आ रही है, लहरें क्या हो रही है, एक जगह पे ज़्यादा आएंगी, फिर एकदम से क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएंगी, और फिर ज़्यादा आएंगे फिर स्मूथ हो जाएंगी। ऐसे ये जब क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपकी ट्रैवल करते हैं तो क्या होते हैं, एक बार ये ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा वाले पार्ट जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे तो आप क्या कहेंगे, कंप्रेशन है, और जहाँ पे ये डेंसिटी कम है यानी कि पार्टिकल्स कम है उसको आप क्या कहेंगे, रेयर फ्रैक्शन कहेंगे। डिफरेंस भी देख लेते हैं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का। कंप्रेशन आपका क्या, जहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो पार्टिकल्स की डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि पार्टिकल्स एक जगह पे ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं तो डेंसिटी क्या, ज़्यादा, और पार्टिकल्स कम है तो डेंसिटी भी आपकी क्या होगी, कम होगी। अब पार्टिकल्स ज़्यादा डेंसिटी है पार्टिकल्स की तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल्स ज़्यादा पास पास है तो प्रेशर भी क्या होगा उनके अंदर, ज़्यादा लगेगा, बजाय कि अगर ये पार्टिकल्स से दूर दूर पड़े हुए हैं तो प्रेशर क्या लगेगा इनमें, आपका कम लगेगा। अब हमें ये पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे सुनाई दे रही है, मतलब दूसरे पर्सन को हमारी आवाज़ कैसे सुनाई दे पा रही है, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो मीडियम भी होगा। अब जैसे मान लीजिए ये एयर एक क्या था, एक मीडियम का काम कर रहा है, क्योंकि अगर एयर नहीं होती तो साउंड क्या ट्रैवल कर पाती, हमें सुनाई दे पाती, नहीं दे पाती। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। जो आपकी साउंड होती है उसको एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। मीडियम आपका माध्यम बोल सकते हैं, मीडियम आपके हो सकते हैं सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकती है, यानी कि इनमें अब जैसे वैक्यूम है या ये 4-5 पार्टिकल ऐसे हैं जिनमें क्या करेगी आपकी ये साउंड क्या करती है, मीडियम हम मानते हैं इनको, इनमें ट्रैवल करेगी। अब जैसे मान लीजिए एक एक्टिविटी दी गई है आपके एनसीईआरटी में, आपने क्या लिया हुआ है, एक जार लिया हुआ है, जार मतलब एक तरीके से आपने कांच का एक लिया हुआ है, जार होता है, ठीक है, डिब्बा एक तरीके से, इसको आपने क्या कर दिया, ऊपर से क्लोज़ कर दिया, ठीक है। इसमें आपने क्या लगाई, एक इलेक्ट्रिक बेल लगा दी, ठीक है। अब ये बेल का जार है, यहाँ पे आपने एक बेल लगा दी, बेल को आपने क्या करा, अब यहाँ से स्विच से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि जिसको हम बैटरी बोलते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब हमें इसमें देखना है कि मीडियम कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिक बेल लगाई, सबसे पहले स्टेप 1 में जब क्या थी, अब इसके अंदर आपको पता है जो ये हमने बेल लगाई हुई है, अब यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं होता, अब आपको पता है एयर तो प्रेजेंट होती है इस जार के अंदर, हमने कहने को बंद कर दिया, बट जब भी क्या है सारी जगह एयर, तो एयर के पार्टिकल्स तो आपके प्रेजेंट होते हैं। स्टेप 1 में जब हमारी क्या थी, एयर सारे में प्रेजेंट थी, यानी कि व्हेन एयर इज़ प्रेजेंट, जब एयर प्रेजेंट थी तो क्या होगी, वॉल्यूम हमें सुनाई देगी। यानी कि अगर हम यहाँ से अब हमने क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, यानी कि अब हमने बेल को चला दिया, अब हमें क्या करेगी, बेल की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है, स्टेप 1 के अंदर। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको लिख भी
जैसे अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक सेकंड स्टेप में आपने क्या कर दिया, एक वैक्यूम लगा दिया। वैक्यूम पंप का मतलब होता है जिससे कि आपकी एयर को आप बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस वैक्यूम पंप को प्रेस किया स्टेप 2 के अंदर। अब क्या करा, स्टेप 2 के अंदर हमने वैक्यूम पंप को अब हमने प्रेस करते गए, प्रेस करता मतलब दबाना। अब क्या करेंगे, अब जब हमने क्या कर दी, एयर इसमें से बाहर निकाल दी। अब आपको पता है जब एयर बाहर निकाल देंगे तो इसमें क्या होगी। अब हमने दोबारा से स्विच ऑन किया तो क्या करा, इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़ हमें क्या आई, कम आई, क्योंकि अब क्या होगी, एयर उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मीडियम हमें अगर नहीं मिलेगा तो हमारी क्या होगी, बेल की आवाज़ कम आएगी। अब हमने स्टेप 3 में क्या किया, लेकिन जो वॉल्यूम फर्स्ट वाली थी, यानी कि जो पहले वाले केस में स्टेप 1 में जब आपकी एयर प्रेजेंट थी, उस वाले से वॉल्यूम क्या होगी, अब कम होगी, क्योंकि एयर आपने क्या कर दी, प्रेस करके बाहर निकाल दी। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, अब हमने क्या करा, दोबारा से प्रेशर लगाया, दोबारा से क्या करा, दोबारा से एयर बाहर निकल गई। अब आपने देखा कि स्टेप 3 में नो एयर प्रेजेंट, अब यहाँ पे क्या नहीं है, दोबारा एयर नहीं है, फिर क्या होगा, अब वॉल्यूम आपकी और भी कम हो जाएगी। दोबारा से अगेन क्या करा हमने, स्विच ऑन किया, दोबारा से ये बेल चली, लेकिन क्या हो गया, साउंड क्या होगी, पहले वाले दूसरे वाली जो आपकी वॉल्यूम थी, यानी कि जब आपकी एयर थोड़ी सी निकाल देती, उससे भी क्या होगी, अब और कम होगी, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होगी, और कम वॉल्यूम होगी, किससे, वॉल्यूम 2 से। अब आप क्या करेंगे, स्टेप 4 में जब इसमें एयर बिल्कुल नहीं रही, हमने सारी प्रेस करके सारी एयर को बाहर निकाल दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो हमें आवाज़ जब हमने दोबारा से यहाँ पे मतलब चलाई तो क्या करेगी, हमें बेल की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, यानी कि नो एयर प्रेजेंट, तो नो, यहाँ पे नो साउंड प्रोड्यूस, यानी कि कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। उसको हम क्या कहेंगे, वैक्यूम में है वो, क्योंकि वैक्यूम में आपकी क्या करती है, साउंड आपके ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, सारी एयर निकाल दी, तो क्या करेगी, हमें इलेक्ट्रिक बेल हमने अब चलाई यहाँ से, तो हमें क्या करेगी, बेल की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि उसको क्या नहीं है, मीडियम नहीं मिला ट्रैवल करने के लिए, मीडियम नहीं मिला तो क्या होगी, उसकी बेल की आवाज़ हमें सुनाई नहीं। जैसे आपने सेम वो लिखा हुआ है, हमने स्टेप 1 में फुल एयर थी तो वॉल्यूम तेज़ आ रही थी, स्टेप 2 में हमने थोड़ी सी एयर प्रेस कर दी तो वॉल्यूम 2 क्या होगी, कम होगी वॉल्यूम 1 से, मतलब वॉल्यूम 1 ज़्यादा है। स्टेप 3 में क्या होगी, वॉल्यूम 3 और भी कम हो जाएगी, और स्टेप 4 में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं आएगी जब आपकी एयर हमने सारी निकाल दी। सॉलिड लिक्विड गैस में कैसे ट्रैवल करती है, अब जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे, जैसे पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर और गैसेस में और भी ज़्यादा दूर। अब आपको पता है, जैसे हम मान लीजिए आप क्या करते हैं, आपका फ्रेंड है, फ्रेंड आपका क्या करा हुआ है, बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, अब उसने कान लगाया हुआ है बेंच के ऊपर। आप जैसे मान लीजिए टीचर कह देता है हेड डाउन कर लीजिए, आप क्या करते हैं, मान लीजिए टक टक की आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। अब जो आपका बेंच क्या है, सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स, अब आप देखेंगे कि जब आप टक टक करेंगे उस पर तो आवाज़ क्या होगी, बहुत ज़्यादा तेज आएगी, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो क्या है, बिल्कुल पास पास है, तो उस पर सबसे ज़्यादा सॉलिड में क्या करेगी, साउंड ट्रैवल करेगी। अब लिक्विड में है, लिक्विड में अब पार्टिकल्स दूर दूर पड़े हों, पहले क्या करेगी, मान लीजिए यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होएगी, फिर यहाँ से इस तक जाएगी, इस तक जाएगी, यानी कि आपको क्या करेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपकी लिक्विड में, यानी कि जो अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड आपका आपका आ जाता है कि आपकी सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में ज़्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास हैं, तो पार्टिकल्स एक वाइब्रेट हो गया तो दूसरा तो अपने आप जल्दी से वाइब्रेट हो जाएगा, बजाय कि इसमें क्या है, दूर दूर पड़े हुए हैं तो देर होने लगेगी आपको वाइब्रेट होने में। ऐसे आपका गैसेज में क्या करेगा, गैसेज में अब क्या करेंगे, गैसेज में तो और भी ज़्यादा दूर पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, एक पार्टिकल मान लीजिए साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी तो क्या करेगा, दूसरे तक ट्रांसफ़र होने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो गैसेज में साउंड्स कैसे ट्रैवल करती हैं, मतलब कम स्पीड से करती है बजाय कि सॉलिड्स के। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, यानी कि मीडिया, यहाँ पे हमने मीडियम की प्लूरल फॉर्म ली हुई है, यानी कि अलग अलग मीडिया के अंदर कैसे स्पीड ऑफ साउंड वेरी करती है। पहला आपका इट डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, हमें पता है जहाँ पे वैक्यूम आपका मीडियम लेंगे तो उसमें आपकी साउंड क्या नहीं करेगी, ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती। वैक्यूम का मतलब ये होता है आपका वहाँ पे बिल्कुल भी एयर नहीं है। सेकेंड आपकी है सॉलिड ग्रेटर देन लिक्विड ग्रेटर देन गैस, क्योंकि अब सॉलिड्स के अंदर क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा, बजाय और लिक्विड में उससे कम और गैसेस में उससे भी कम, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स क्या थे, आपके क्लोज थे। बट क्या सारे सॉलिड्स में ऐसा होता है, नहीं, और सारे लिक्विड्स में भी नहीं होता। जैसे मान लीजिए सॉलिड है, आपने मेटल लिए हुए हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम और आयरन लिया हुआ है। अब एल्यूमिनियम की स्पीड ऑफ साउंड तो आपकी 6420 है और आयरन की आपकी 5450। अब आप देख सकते हैं इनमें भी वेरिएशंस है। वेरिएशंस क्यों हैं, क्योंकि जो आपके आयरन के पार्टिकल्स है वो क्या हैं,
कम पार्टिकल मतलब जैसे हम क्या कहते हैं सॉलिड के क्या होते हैं पार्टिकल्स पास पास होते हैं, एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स क्या होंगे और भी ज़्यादा मतलब बिल्कुल पास होंगे बजाय कि आयरन के होंगे लेकिन थोड़े दूर होंगे बजाय एल्यूमिनियम के ज़्यादा होंगे, तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड एल्यूमिनियम के अंदर क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। अब जैसे लिक्विड है, लिक्विड के अंदर आपका वाटर ले लिया और हनी ले लिया। अब आपको पता है हनी के पार्टिकल्स ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं बजाय कि वाटर के, ठीक है। तो हनी के अंदर आपके सब स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, किससे? वाटर से, क्योंकि हनी के पार्टिकल्स ज़्यादा आपके चिपके हुए हैं। ज़्यादा चिपके हुए तो क्या होगी, एक में वाइब्रेशन हुई तो दूसरे में अपने आप वाइब्रेशन हो जाएगी, बट वाटर में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए इसमें क्या होगी, कम होगी। गैसेस में हमने पढ़ ही लिया। थर्ड आपका आ जाता है नेचर ऑफ मीडियम मटेरियल। नेचर ऑफ मीडियम का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस कितना ज़्यादा डेंस होगा, यानी कि जैसे मान लो कोई सॉलिड है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, यानी कि डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होगी पार्टिकल्स में स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और डेंसिटी कम होगी तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोर्थ आपका फैक्टर आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे, अब मान लीजिए ये वाटर और हनी था, अब आपने क्या कर दिया, वैसे हम 20 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं। अब जैसे वाटर है, अगर हमने क्या करा, मान लीजिए आपने टेम्परेचर दे दिया, यानी कि मान लिया गैस पे रख दिया, ठीक है। अब उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, ज़्यादा क्लोज आएंगे। ज़्यादा क्लोज आएंगे तो आपने देखा होगा जब आपके हमने मान लीजिए पानी उबलना रखते हैं तो उसमें आवाज़ भी आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि थोड़ी देर के बाद अगर पानी ज़्यादा गर्म होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है, बजाय कि अगर हमने हनी को नहीं दिया हुआ टेम्परेचर इतना, तो क्या करेगा, उसके पार्टिकल्स कम आवाज़ आएगी, यानी कि आपके पार्टिकल्स में जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है वेव एंड वेव मोशन। वेव एंड वेव मोशन कैसे होता है, अब आपको पता है जैसे पार्टिकल्स होते हैं कैसे ट्रैवल करते हैं, आगे पीछे मतलब एक बार ऐसे या तो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, मतलब आगे की तरफ या पीछे की तरफ। बट जब अगर हम क्या करते हैं ना वेव्स की फॉर्म में अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो ये क्या कर जाते हैं, जो ये पार्टिकल्स आगे पीछे जा रहे थे, अगर हम वेव्स की फॉर्म में पढ़ते तो ये कैसे हो जाते हैं, ऐसे पार्टिकल्स हो जाते हैं, मतलब ऐसी फॉर्म बना लेते हैं ये, जब हम क्या करेंगे ना वेव्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे आपका ये दिया गया है, अब मान लीजिए हमने इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया, आपके हमें ये वेव शो करनी है, ठीक है। अब जो ये वेव है, यानी कि अब जो पार्टिकल्स आगे पीछे हो रहे थे उसी को हमने क्या करा, सिंप्लीफाई करके ऐसे बना ली वेव्स की फॉर्म में। अब जो ये क्या करेगी, एक बार वेव ऊपर जाएगी, एक बार नीचे जाएगी, जो ये ऊपर वाला पार्ट होगा आप इसको क्या कहेंगे, पीक या फिर क्रेस्ट, ठीक है। और जो नीचे जब आपकी वेव आएगी, एक बार ऊपर जाएगी, एक बार नीचे जाएगी, नीचे वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, ट्रफ या फिर वैली। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट वेव की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए वेव इज एनी डिस्टर्बेंस दैट प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स टू एंड फ्रो अबाउट देयर रिस्पेक्टिव मीन पोजीशन। इसका कहने का मतलब क्या है, वेव एक तरीके की डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस मतलब आपके कोई भी रुकावट है जो आ जाती है जब आप एक मीडियम से दूसरे में जा रहे हैं। वाइब्रेटरी मोशन यानी कि आप मान लिया कोई भी आपने वाइब्रेशन वाली चीज़ ली हुई है, उसमें वाइब्रेशन हो रही है, उसमें हम क्या करेंगे, वो ऊपर नीचे जैसे हमने देखा था वेव्स की फॉर्म में क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे जा रही है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, उसको आप क्या कहेंगे, वेव्स कहेंगे। वेव मोशन क्या होता है, अब जैसे वो पार्टिकल्स अब क्या कर रहे हैं, आगे पीछे चल रहे हैं, अब उसमें क्या कर रहा है, मीडियम का भी प्रभाव पड़ेगा। अब उसको हम क्या कर रहे हैं, वेव के फॉर्म में दिखा रहे हैं। अब वो पार्टिकल्स किस में थे, मोशन में थे, यानी कि अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, वेव मोशन। नेक्स्ट आप क्या जाती है, साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव। अब हम 3 टाइप्स की वेव हैं, मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव। मैकेनिकल का मतलब होता है कि ऐसी वेव जिनको आपका कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, उसको कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होगा, या तो सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर वैक्यूम, क्या करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने के लिए। अब जो ये आपकी वेव्स हैं, ये 2 टाइप के, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव्स। इनमें क्या अंतर होता है, मान लीजिए जैसे लाउड स्पीकर ही लिया हुआ था हमने, यहाँ पे ईयर है आपका, अब यहाँ से सारे पार्टिकल्स थे ये, अब यहाँ से आपके क्या कर रहे थे, ट्रैवल कर रही थी। अब हमें पता है जब क्या करती है, वेव्स ट्रैवल करती हैं, एक बार जैसे हमने वो लहरों वाला एग्जाम्पल लिया था, अगर एक बार ज़्यादा लहरें आ रही हैं, यानी कि एक जगह पे ज़्यादा पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो क्या कह रहा था, कंप्रेशन कह रहे थे। और जब पार्टिकल्स कम हो रहे थे तो उसे हम क्या कह रहे थे, रेयर फ्रैक्शंस कह रहे थे। पार्टिकल्स ज़्यादा तो कंप्रेशन और कम तो आपके रेयर फ्रैक्शन। ऐसे ही इस केस में होगा, सबसे पहले पार्टिकल्स क्या हैं यहाँ पर, कम है तो रेयर फ्रैक्शन, पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए कंप्रेशन, पार्टिकल्स कम हो गए रेयर फ्रैक्शन, ज़्यादा हो गए कंप्रेशन, यानी कि हमने ये आर सी क्या है, ये रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन है।
अब जब पार्टिकल्स की पोजीशन क्या होगी, या तो सामने जाएंगे यानी कि फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड, पैरेलल एंटी पैरेलल, तब तो क्या होंगी वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होंगी, या फिर आप कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आपका ऊपर नीचे, ठीक है। और जब आपके ट्रांसवर्स वेव होते हैं, ट्रांसवर्स वेव कैसी आपके ट्रैवल करती है, अप एंड डाउन, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा। ये क्या करती है, या तो सीधा या तो पैरेलल इस तरफ या फिर इस तरफ। और ये ट्रांसवर्स वेव्स कैसे करेंगे, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे। जैसे मान लीजिए ये बल्ब है, अगर आप इसको वेव्स के फॉर्म में मतलब देखना चाहो, ये आपकी आई है, अब आप इससे कैसे देख पाएंगे, अब जैसे आप देखेंगे कि एक बार ऊपर एक बार नीचे, मतलब हमें ऐसे इस फॉर्म में दिखाई देगा। जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है उसका एग्जांपल क्या आप मान सकते हैं, आप साउंड वेव्स है, क्योंकि आपकी या तो इधर ट्रैवल या तो बैकवर्ड या फॉरवर्ड। और ट्रांसवर्स वेव आपकी क्या होंगी, लाइट वेव्स जैसे कि आपकी ऊपर नीचे ऐसे ट्रैवल करती हैं, ठीक है। साउंड वेव्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, क्योंकि इनमें जो इन वेव्स के अंदर के जो आपके पार्टिकल होते हैं, जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं आपके इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन के अंदर पैरेलल जा रही है, या तो इस तरफ जा रही है या फिर इस तरफ जा रही है। और वहाँ पे क्या नहीं है, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रही। अब क्या कर रहे हैं, अपने पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक जगह से अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, मूव भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स तो एक जगह पे है, बट क्या हो रहे हैं, जो वो एक बार इस तरफ जा रहे हैं एक बार इस तरफ जा रहे हैं, पार्टिकल्स की पोजीशन तो वही है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव, यानी कि अब इस साउंड वेव से हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। 4-5 चीज़ें हैं, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वो चीज़ें हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमने इसको वेव दिखाया, आपने पढ़ा था क्रेस्ट यानी कि ऊपर वाले पार्ट को, और नीचे वाला पार्ट आपका ट्रफ या वैली। अब मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपका इस तरफ है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल के डायरेक्शन में है, तो उसमें डेंसिटी और प्रेशर वेरिएशंस कैसे वेरी करेंगे, यानी कि अगर डेंसिटी बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या क्या है चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, वो देखनी है। जैसे आपका पहला आ जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आपने वही सेम वेव ली हुई है, इसका मतलब होता है जितना आपका यहाँ से, ये आपके क्या बोलते हैं, इसको मेन पोजीशन बोलते हैं। अब जैसे वेव है कितनी ऊपर गई, उसका वो चीज़ क्या होती है, उसकी एम्पलीट्यूड होती है, यानी कि जितनी ऊंची वेव होगी। अब जैसे यहाँ पे है ये चीज़, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, मतलब जितनी इसकी ऊंचाई होगी ये चीज़, जितना उसका प्रेशर हम बढ़ाएंगे या फिर डेंसिटी बढ़ाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, ये एम्पलीट्यूड बढ़ती जाएगी। यानी कि प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में कैसे लेंगे आप, जितनी ज़्यादा उसकी ऊंचाई उतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड, यानी कि उसी को आप क्या कह रहे हैं, एम्पलीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम प्रेशर डेंसिटी इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जो ये आपकी लाइन है इसको मीन वैल्यू बोलते हैं। मीन पोजीशन मतलब जिससे जितनी ऊपर उठी हुई है वेव, वो उसका क्या होता है, आपका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। अब वो अगर इसकी ऐसे यूनिट अगर हम पढ़ना चाहें तो कैसे लेंगे, ऐसे यूनिट अगर हम प्रेशर वेरिएशन कर रहे हैं तो आपकी प्रेशर की यूनिट क्या होती है, आपकी फोर्स बाय एरिया, ठीक है। पास्कल जिसको लेते हैं तो पास्कल मानेंगे। और अगर आप डेंसिटी के टर्म में ले रहे हैं तो डेंसिटी की जो आपकी यूनिट होती है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो वो लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है वेवलेंथ। वेवलेंथ आपका क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी कि अब जैसे आपने ये वेव शो की हुई है, अब जो ये आपका डिस्टेंस है एक वेव से दूसरी वेव तक के, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसको आप क्या बोल रहे हैं, वेवलेंथ बोल रहे हैं। या फिर आपका डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सारों को आप क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। यानी कि डिस्टेंस जो आपका एक क्रेस्ट ये है, ट्रफ ये है, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका क्या होगा, क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस आपका क्या होगा, सेम होगा। और इसको आप किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा बोलते हैं हम, ठीक है। ऐसा यूनिट आपके, अब आपको पता है ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो किस में होगा, आपका मीटर्स में। थर्ड आपका आ जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपकी होती क्या है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। यानी कि अब मान लीजिए जैसे ये कोई आपका है, ये आपने वेव शो की हुई है, अब कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा एक टाइम के अंदर। अब यानी कि अब जैसे मान लीजिए दूसरे, इससे आप समझ लेते हैं, आपके पास क्या होते हैं, वो टिक टिक करने वाली घड़ी होती है, ठीक है। अब जो आपके वो नीचे घूमता रहता है, एक बार जब क्या करता है, एक बार इधर गया एक बार इधर गया, जब वो बीच में अगेन आया तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में पढ़ना चाहें तो अगर अब हम वेव्स में कैसे पता चलेगा हमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि ऑसिलेशन क्या होगा।
अब जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपने वेव दिखाई हुई है, अब ये कितनी वेव्स जा रही है एक टाइम के अंदर, पर यूनिट टाइम के अंदर, उसको आप क्या कह रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को आप इससे डिनोट करते हैं, आपका ये थोड़ा टेढ़ा सा वी होता है, यानी कि रूठा हुआ वी इक्वल्स टू 1/t। अगर आपके इसको ऐसा यूनिट निकालनी है तो 1/, टाइम पीरियड को आप क्या लेते हैं, सेकेंड। अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे क्या आ जाएगी, सेकेंड इनवर्स, या फिर इसको आप बोलते हैं हर्ट्ज भी बोलते हैं, ठीक है। इसे अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। फोर्थ आपका आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है आपका द टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब जैसे मान लीजिए एक वेव है, ठीक है, अब ये एक वेव कंप्लीट है, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना उसने, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको 1 सेकेंड लगा है, ठीक है, वन वेव को कितना 1 सेकेंड लगा, वो उसका क्या होगा, आपका टाइम पीरियड होगा। बट अगर इसी केस में हमने क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे हमने वेव्स ली हुई है, 1 वेव और ये 2 वेव्स, 2 वेव्स है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसको 4 सेकेंड का टाइम लगा है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा कंप्लीट टाइम दोनों वेव्स को कितना लगा है, 4 सेकेंड लगा है। अब हमें क्या निकालनी है, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला सेम, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t, जो ये फॉर्मूला है हमारा। इस केस के लिए फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, 1/, टाइम पीरियड 1। अब वेव कितनी है यहाँ पर, 2 वेव्स है। ये आपका जो ये आपका 1 है ना, ये आपकी वेव ली हुई है हमने, कितनी वेव का निकाल रहे थे, इसमें हमने 1 वेव का निकाला था, यहाँ पे हमने 2 वेव ली हुई है, 2 वेव्स हैं। अपॉन में टाइम पीरियड कितना, 4 सेकेंड का हमें पता है टाइम लगा, तो कितना आ गया। अगर हमें क्या करना है, 1 वेव का निकालना है, तो क्या कर देंगे, यानी कि जितनी वेव्स थी हमारी, अपॉन में कितना टाइम लिया, 2/4 इक्वल्स टू 1/2, यानी कि 0.5 सेकेंड का टाइम लगा एक वेव को जाने में। यानी कि एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि अगर 4 सेकेंड का टाइम ले रही है 2 वेव्स, तो एक वेव कितने टाइम लेगी, 2 सेकेंड्स का टाइम लेगी, ठीक है, वही चीज़ हमें निकाली है। अगर इसी केस में आपको बोल दे कि टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे आपका। अब आपको पता है 2 वेव्स ने कितना टाइम लिया है, 4 सेकेंड का टाइम लिया, टाइम टेकन बाय 2 वेव्स इक्वल्स टू 4 सेकेंड। अगर हमें एक वेव का निकालना है, एक वेव का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1, अब यहाँ पे 1 वेव ली थी, अब यहाँ पे हमारी क्या ले रहे हैं, हमें 1 वेव का निकाल रहे हैं। सेम अगेन क्या होगी, टाइम कितना आपके पास 4, अपॉन में वेव्स कितनी थी आपके पास 2, यानी कि आपका कितना सेकेंड का टाइम आ गया, 2 सेकेंड, यानी कि दो वेव का आपको 4 सेकेंड दे रखा था टाइम, ठीक है। यानी कि अगर हम वेव्स के टर्म में टाइम निकालना चाहते तो यहाँ से यहाँ तक का एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, वो उसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। यानी कि अब इसमें कैसे निकल गया, अब आपने देखा कि ये 2 वेव्स को जाने में तो कितना टाइम लग रहा था, 4 सेकेंड का, और एक वेव को कितना लग गया आपका, 2 सेकेंड का, जो कि हमने इस फॉर्मूले से निकाले। ये 2 फॉर्मूले आपके, इसका ही उल्टा ये होता है और इसका उल्टा ये होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का उल्टा टाइम पीरियड और टाइम पीरियड का उल्टा आपका फ्रीक्वेंसी होता है। आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया हो। नेक्स्ट आपका है 5th वेव स्पीड। वेव स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव इन अ मीडियम पर यूनिट टाइम, यानी कि कितना उसने, अब जैसे मान लीजिए यही थी हमारे पास, ये वाली थी, कितना आपने डिस्टेंस लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक वेव को कितना आपने क्या करा, उसको स्पीड थी उस वेव की जाने में, वो चीज़ उसकी क्या हो जाएगी, वेव स्पीड, यानी कि कितना उसने डिस्टेंस कवर करा उतने टाइम के अंदर, जितना आपको टाइम दिया गया, मान लीजिए एक वेव ने 1 सेकेंड लिया है, ठीक है, उतनी उसकी क्या हो जाएगी, वेव स्पीड। अब रिलेशन, एक रिलेशन आता है आपका जिसे हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं, रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये आपको डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ। स्पीड आपके पास जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है आपको। अब जैसे मान लीजिए एक वेव ले लिया आपने, ठीक है, अब यहाँ से आपके इसके क्या निकालेंगे, स्पीड आपका फॉर्मूला आपका होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब स्पीड यहाँ पे हमने क्या ली हुई है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर सेकेंड। देखा आपने, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, यानी कि कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए कितने टाइम में, वो कि उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। और डिस्टेंस आपने क्या लिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने लैम्डा, अपन में टाइम पीरियड पूरे का कितना टी, यहाँ से स्पीड इक्वल्स टू में लैम्डा, इधर से आप निकालोगे 1/t, स्पीड इक्वल्स टू किसके आगे, लैम्डा इंटू वी, स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला अभी ये वाला पढ़ा था। यहाँ पे क्या आपका रिलेशन आ गया, स्पीड इक्वल्स टू किसके आ गया आपका, स्पीड किसके इक्वल आ गया आपकी, वेवलेंथ इंटू में फ्रीक्वेंसी के इक्वल आपकी स्पीड आ गई। ये v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वी, यानी कि
आपका रूठा हुआ वी बोलते हैं इसको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को अब जब आप डिनोट करते हैं, जो ये रूठा हुआ सा वी होता है, थोड़ा टेढ़ा सा, न्यूमेरिकल है, इससे इसी के बेस पे आपका ये साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर। एक साउंड वेव है, मान लीजिए ये साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 2 किलो हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू, ये जो आपका जैसे आप ये रूठा हुआ भी इक्वल्स टू 2 किलो हर्ट्ज, इसको आप चेंज करेंगे किलो, जहाँ पे आपका दिख जाए 1000 यानी कि 2000 हर्ट्ज, आपका 2 इंटू 1000 कितना हो गया आपका 2000 हर्ट्ज में चेंज कर लिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की आपकी यूनिट आपको पता है क्या होती है, हर्ट्ज, एंड अ वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर। वेव लेंथ यानी कि आपका क्या दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा आपका। वेवलेंथ आपका क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना दे रखा आपको। लैम्डा आपका क्या है 35 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर में चेंज करो, 35/100 0.35 मीटर आ गया। फॉर्मूला लगाओ, हमें क्या निकालनी है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। अगर ये 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो कितनी इसकी स्पीड आएगी। अभी किलोमीटर में 1.5, अब इसका पॉइंट हटाया 10 इंटू में किलोमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, आपका ये कितना आ गया 1500 मीटर। अब हमें टाइम पीरियड तो फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा, आगे हम पहले अभी हमें क्या निकालना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, स्पीड या फिर आपको जिसको फ्रीक्वेंसी भी बोल रहे हैं यहाँ पे। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.35, इसका पॉइंट हटाए नीचे 100 इंटू में आपका ये कितनी दे रखी है आपको फ्रीक्वेंसी 2000, 20 से 20 कैंसिल, ये कितनी आ गई आपकी स्पीड 700 मीटर पर सेकेंड। 700 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब यहाँ से आपको टाइम भी निकालना है भाई, कितना टाइम लेगा वो पहुँचने में। टाइम में निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास 700 इक्वल्स टू डिस्टेंस आपके पास कितना 1500 अपॉन में टाइम कितना है आपके पास, टाइम आपको निकालना है। टाइम इक्वल्स टू 1500, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 20 से 20 कैंसिल, कितना आ गया आपका 2.1 सेकेंड का टाइम लिया 1.5 किलोमीटर को जाने के लिए, यानी कि आपका डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर को कवर करने के लिए जितना टाइम लिया 2.1 सेकेंड का टाइम लिया उस वेव ने, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अब आपकी विशेषताएं क्या क्या है साउंड की। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये सितार है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप पियानो बजाते हैं, पियानो में आपके साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। अब जैसे मान लीजिए पियानो में ये बटन्स होते हैं आपके, बटन्स आप एक बटन को दबाएंगे तो आपको पता है सिंगल फ्रिक्वेंसी निकलेगी, यानी कि एक ही तरीके की आवाज़ निकलेगी। उस जो एक तरीके की आवाज़ है उसको आप क्या कहेंगे सिंगल फ्रिक्वेंसी की, और उसको आप क्या बोलते हैं टोन बोलते हैं। ए साउंड ऑफ कॉम्बिनेशन मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसीज कॉल्ड अ नोट। अब आपको पता है कि अब जैसे मान लीजिए इस पे राष्ट्रीय गान बजा दिया या फिर आपने कोई गाना बजा रहे, अब आपको पता है अगर हम क्या करें सारे दबाएंगे, यानी कि एक बार ये एक बार ये एक बार ये, तो उसमें क्या होगी अलग अलग टाइप की वॉइस आएगी, कुछ अच्छी भी आएगी कुछ बुरी भी आएगी। जब आपकी कॉम्बिनेशन हो जाएगा किसका, अलग अलग टाइप के जो साउंड वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज का, तो आप उसको क्या कहेंगे नोट। अब जो ये नोट होता है आपका सिंगल फ्रिक्वेंसी के वॉइस को आप टोन कहेंगे, और जब कॉम्बिनेशन हो जाएगी तो आप उसको क्या कहेंगे नोट कहेंगे। या फिर दूसरे एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, अब जैसे आपकी क्लास में बच्चे शोर मचा रहे हैं तो उनमें क्या होगी सबकी वॉइस अलग अलग होगी, यानी कि एक तरीके की मिक्सचर हो रहा है सारी वॉइसेस का, तो उसको आप क्या कह रहे हैं कुछ अच्छी भी होंगे, कुछ चिल्ला रहे होंगे उसमें बच्चे, और कुछ क्या कर रहे होंगे आराम से बैठे होंगे। जैसे ये नोट अब दो टाइप का प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। प्लीजेंट यानी कि जो आपकी सुहावनी है, यानी कि अच्छी लग रही है आपको म्यूजिकल साउंड है, और अनप्लीजेंट यानी कि नॉइस, यानी कि जो आपको शोर उत्पन्न कर रहा है, जैसे कि आपके लाउड स्पीकर हो गए, ठीक है। अब जैसे मान लिया कोयल बोल रही है वो तो आपको अच्छी लग रही है, और जो आपका मान लिया लाउड स्पीकर तेज़ आवाज़ में बज रहा है वो आपको क्या लग रहा है बुरा लग रहा है, ठीक है। अब ये म्यूजिकल साउंड है, म्यूजिकल साउंड 3 टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है, पिच, लाउडनेस और क्वालिटी और टिम्बर। पहला आपका पिच क्या होता है, पिच का मतलब होता है पिच आपकी कितनी पिच की वॉइस है, जैसे मान लीजिए अच्छी आवाज़ है या फिर एक अब देखते हैं श्रिल और होर्स। श्रिल का मतलब होता है एक पतली नुकीली सी आवाज़, और होर्स मतलब होता है आपकी कर्कशी एक दहाड़ वाली आवाज़, ठीक है। अब जैसे हम मानते हैं श्रिल यानी कि पतली सी वॉइस जैसे आप कहते हैं कि गर्ल्स की होती है, और होर्स यानी कि आपकी बॉयज़ की होती है, जैसे आपका एक तरीके से जो आपकी मोटी आवाज़ जिसको आप बोलते हैं, ठीक है।
अब हमें ये पता है कि जो ये गर्ल्स की वॉइस होगी जितनी जैसे आपकी पतली नुकीली से आवाज़ होगी वो क्या होगी, हाई पिच की होगी। और बॉयज़ की आवाज़ क्या होगी, यानी कि जितनी वो ज़्यादा दहाड़ वाली आवाज़ होगी वो किसकी होगी, लो पिच की। अब जैसे आप क्या कर रहे हैं, एक शेर को ले लिया आपने, एक कैट को ले लिया। अब आपको पता है शेर क्या करेगा, रोर करेगा यानी कि दहाड़ेगा। उसकी वॉइस कैसी है आपकी, लो पिच की है। यानी कि जितनी ज़्यादा दहाड़ वाली आवाज़ होगी क्या कहेंगे हम उसको, लो पिच की वॉइस है। अब जैसे बिल्ली है वो क्या करेगी, म्याऊं म्याऊं करेगी, तो उसमें क्या है, वो हाई पिच की वॉइस है। यानी कि अब वो क्या कर रही है, पतली नुकीली से आवाज़ है तो वो कैसी है, हाई पिच की वॉइस है। अगर हम इसको वेव्स के टर्म्स में देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, आप जैसे हाई पिच की वॉइस होगी उसके जो वेव्स आपकी बनेंगे कुछ ऐसी बनेंगी, यानी कि ऐसे भीड़ी भीड़ी से। और जो लो पिच की बनेंगी वो क्या करेंगी, दूर दूर बनेंगी। क्यों, क्योंकि जो आपकी पतली वाली वॉइस की और जो आपकी वेव्स बन रही है वो क्या कर रही है, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, मतलब आपस में क्या करती जा रही है, मैच करती जा रही है। यानी कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। यानी कि आपकी आवाज़ की तीव्रता ज़्यादा है तो आपकी पिच भी ज़्यादा। और फ्रीक्वेंसी कम है यानी कि जो वो दहाड़ने वाली आवाज़ है वो एकदम से सुनाई देगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी क्या होगी आपकी, कम होगी। सेकंड आपका आ जाता है लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब होता है आपकी कितनी तेज़ आवाज़ है या फिर कितनी धीमी आवाज़ है। जैसे अब लाउडनेस आपकी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। कैसे, अगर आपने जैसे मान लिया वही लिया हुआ है, अब आपने एक वेव ली हुई है, एम्पलीट्यूड आप क्या कहते थे, जितना एक वेव उठी हुई है उस मीन पोजीशन से, यानी कि जितनी ऊंचाई पे जाएगी जितने वो उसका क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड। यानी कि जितनी ज़्यादा लंबी वेव, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा आपका क्या होता था, एम्पलीट्यूड होता था। यानी कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो आपकी क्या होगी, लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। और एम्पलीट्यूड कम है तो आपकी लाउडनेस भी क्या होगी, कम होगी। यानी कि आपकी आवाज़ में अब आप जैसे कहते हैं कि डीजे पे आप बेस बढ़ाइए, बेस बढ़ाने का मतलब क्या है, उस पर आप क्या कर रहे हैं, अब आपने देखा होगा वो वेव्स ऐसे ऐसे वेव्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। यानी कि अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक जितनी वेव उठी हुई है वो क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो रहा है उतनी ज़्यादा आपकी क्या कर रही है, वॉइस भी बढ़ती जा रहा है। अब आपने देखा होगा जैसे डीजे में ये ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, यानी कि ऊपर ज़्यादा जा रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो लाउडनेस भी बढ़ रही है, यानी कि आवाज़ तेज़ हो रही है। और एम्पलीट्यूड नीचे जा रही है वेव, तो एम्पलीट्यूड घट रहा है तो लाउडनेस भी आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब जो आपके लाउड सॉफ्ट वॉइस का इससे आप पता लगा सकते हो, जो आपकी ये लाउडनेस होती है किस में नापते हैं आप, डेसिबल्स में। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है क्वालिटी और टिम्बर। आप क्या कहते हैं, अब जैसे मान ली क्वालिटी का मतलब क्या होता है, जैसे अब आपके टीचर है, आपके टीचर आपके पता लगा लेते हैं आपके वॉइस से कि कौन बच्चा बोल रहा है। इतने सारे बच्चे हैं बट तब भी वो क्वालिटी से आपके क्या पता लगा पा रहे हैं कि ये इस बच्चे की आवाज़ है, और वो उसी बच्चे को खड़ा करते हैं कि आप खड़े हो जाइए कि आप बोल रहे थे। ठीक है, यानी कि अब मान लीजिए जैसे कहीं पे भी है, अगर सोनू निगम है या फिर आपका जो भी मतलब कोई भी और स्टार है, अब हम उनमें क्या कर पा रहे हैं, कहने को आपका सेम एम्पलीट्यूड है, यानी कि सब एक ही टोन से गा रहे हैं, एक ही गाना गा रहे हैं, बट हम आवाज़ से क्या कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी से पता लगा पा रहे हैं कि भाई ये किस सिंगर की आवाज़ है आपकी। ठीक है, द क्वालिटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय डिफरेंट पर्सन और डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑल्सो साउंड्स मे हैव सेम एम्पलीट्यूड। अब ये क्या कहता है, क्वालिटी आपका वही होता है अगर अलग अलग पर्सन है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं सेम एम्पलीट्यूड के साथ, यानी कि एम्पलीट्यूड का मतलब सेम वही, जितने ज़्यादा ऊपर आपका यानी कि वेव जाएगी, सेम टोन दे रहे हैं, सेम आवाज़ में गा रहे हैं, बट तब भी हम उनके क्वालिटी से क्या पता लगा पाएंगे कि वो किसकी आवाज़ है, वो चीज़ आपकी क्वालिटी होगी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब होता है आपकी स्ट्रेंथ। अब जैसे मान लीजिए आपको कहीं फंक्शन में जाना है, अब मम्मी आई है आपकी, तो आपने क्या कर दिया, मना कर दिया। अब आपके पापा आए एकदम से, आपने मतलब इग्नोर कर दिया मम्मी को कि मतलब आपने सुनाई नहीं करी, बट एकदम से आपके क्या कर गए, पापा आ गए और पापा ने कह दिया कि आपको फंक्शन में जाना है, यानी कि अब आप क्या करेंगे, एकदम से रेडी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो पापा की आवाज़ में इंटेंसिटी क्या थी, स्ट्रेंथ मतलब क्या थी आपकी, ज़्यादा थी। तो हम उससे समझ सकते हैं द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया थ्रू यूनिट एरिया एट अ प्लेस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यानी कि आवाज़ में जितनी तीव्रता ज़्यादा होगी, यानी कि जितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो क्या होगी, उतनी इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगी उसकी। जैसे मान लीजिए ये एक लाउड स्पीकर है, अब आपको पता है कि यहाँ पे आवाज़ कुछ आएगी, इससे थोड़ा दूर जाएंगे तो आवाज़ कुछ आएगी, कहने को आवाज़ फैल रही है, बट क्या कर रहा है, जितनी पास होगा उतनी ज़्यादा आवाज़ आएगी और जितनी दूर होगा उतनी कम आवाज़ आएगी। किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और टाइम पे। अब जैसे आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला आ जाता है आपका एनर्जी अपॉन में एरिया इनटू टाइम, आई इक्वल्स टू
आप पी अपॉन में ए, ठीक है, ई अपॉन में टी आपके हम क्या मानते हैं, प्रेशर। ऐसे यूनिट आपकी क्या आ जाएगी प्रेशर की, वाट अपॉन में मीटर स्क्वायर, किसकी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की ऐसे यूनिट क्या आ जाएगी, वाट पर मीटर स्क्वायर। लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड का आपका डिफरेंस भी आ जाता है, इसे देख लेते हैं। लाउडनेस इज मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ईयर टू द साउंड। लाउडनेस आपका क्या है, जिससे कि हम पता लगा पा रहे हैं कि ये आवाज़ कितनी तेज़ है, कितनी धीमी है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी कि कितनी उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कितनी मतलब हमें उस पर आवाज़ पे गौर कर रहे हैं और कितना उसका मतलब एरिया ले रहा है वो। लाउडनेस इज़ मेजर्ड इन डेसिबल, आपने पढ़ा लाउडनेस को किस में नापते हैं, डेसिबल्स में, और इंटेंसिटी को आप किस में नापते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर में। थर्ड आपका आ जाता है लाउडनेस इज़ डिपेंडेंट ऑन सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर। जो लाउडनेस होती है आपकी डिपेंड करती है, अब जैसे कैसे कान तक आपकी आवाज़ जा रही है, तेज़ सॉफ्ट वॉइस जा रही है या फिर लाउड वॉइस जा रही है। और इंटेंसिटी आपकी क्या होती है, इज़ इंडिपेंडेंट टू सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर, ये उससे इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि ये अपने ऊपर ही डिपेंड करती है इंटेंसिटी, ये ईयर्स पे डिपेंड नहीं करती कि कितनी वॉइस हमारी ईयर्स तक जा रही है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब होता है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड साउंड के अंदर कैसे मतलब वेरी करेगा वो पता करना है हमें। अब जो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, अब जैसे आपका क्या करता है, मान लीजिए ये आपके पास कोई प्लेन है, सेम क्या कर रही है, लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट होके क्या कर पा रही है, दूसरी डायरेक्शन में जा पा रही है, ठीक है। तो उसमें आपका क्या हो रहा है, सेम अगेन बीच में नॉर्मल बना रहे हैं, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये आपका किसे फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा, और जो आपका सारी जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे क्या करेंगी, एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेंगी। यस, साउंड फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम इसे डेली लाइफ के एग्जांपल से समझना चाहे तो, अब जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, आपका ये क्लास में कोई एक स्टूडेंट है, वो क्या करा हुआ है, बेंच के ऊपर हेड डाउन करके लेटा हुआ है, ठीक है। अब वो हेड डाउन करके लेटा हुआ है, तो अब वो क्या करेगा, अब जैसे मान लीजिए उसने कान लगाया हुआ है उस पर बेंच के ऊपर, अब वो क्या करेगा, टक टक की आवाज़ करेगा। उसकी टक टक की आवाज़ क्या है, सबसे पहले अब यहाँ पे उसने ईयर लगाया हुआ, कान लगाया हुआ है, यहाँ से क्या करी, साउंड रिफ्लेक्ट हुई। अब आपको पता है जैसे उसने टक टक की आवाज़ करी, यहाँ से टक टक की आवाज़ करना स्टार्ट किया, अब वो क्या करेगी, टकराने के बाद जो गई सबसे पहले वो इंसिडेंट रे, अब वो टकरा के आपके कान तक पहुँच गई, वो क्या, रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में आपका क्या बना, नॉर्मल। तो आवाज़ हमारी क्या करेगी, ज़्यादा फैलेगी, यानी कि ज़्यादा दूर दूर तक फैलेगी। वो चीज़ किसका एग्जाम्पल है आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। आगे हम इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं उनको देख, जैसे सेकंड एग्जांपल है, इसको भी देख सकते हैं हम। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वॉल है, यहाँ पे एक टेबल रखी हुई है, अब यहाँ पे हमने क्या रखी है, क्लॉक रख दी। क्लॉक के साइड में हमने क्या करा है, पाइप रखा, ये दूसरा पाइप रखा, यहाँ पे हमारा कान है, यहाँ से हम सुन पा रहे हैं। टेबल पे हमने मतलब जैसे गर्दन रखी हुई है, कान से हम सुन पा रहे हैं हम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपने ये क्लॉक क्यों रखी हुई है, ताकि इससे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो, टिक टिक की वाइब्रेशन है, यहाँ से होती हुई यहाँ से जाती हुई आपकी क्या करी, ईयर तक पहुँची। यानी कि अब जैसे आप क्या करेंगे, अब ये एग्जाम्पल है उसका ही जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अभी हमने पढ़ा। अब क्या करेगा, जब आपकी यहाँ से ये घड़ी चलेगी, ठीक है, घड़ी आपने टिक टिक करना स्टार्ट किया, अब यहाँ से टिक टिक की आवाज़ वाइब्रेट होती है, क्या करी, सबसे पहले इस पाइप में गई, इस पाइप में क्या हुआ, जो वो गई है वो क्या है, इंसिडेंट रे है। अब यहाँ पे टेबल से टकरा के जो ये दूसरा पाइप हमने वो डायरेक्शन देखेंगे, अगर हम इस डायरेक्शन में करेंगे, यानी कि किस डायरेक्शन पे आपकी क्या करेगी, वो इस आएगी। अब यहाँ से टकरा के ये गई, ये क्या है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, बीच में आपका नॉर्मल बनेगा, और ये आवाज़ कहाँ तक, आपके ईयर तक पहुँच गई, ठीक है। वो चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट आपका आ जाता है इको। इको आपका क्या कहता है, इको इज़ द रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड फ्रॉम अ सूटेबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑब्स्टेकल। इको का मतलब क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए आप पहाड़ों पे गए, ठीक है, अब आपको पता है पहाड़ों पे जाने के बाद अब आप क्या करते हैं, वहाँ पे चिल्लाते हैं, तो आपको आवाज़ क्या करती है, आपके पास वापस आती है, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड फ्रॉम सूटेबल रिफ्लेक्टिंग, अब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि जहाँ पे वो टकरा के आवाज़ वापस आ रही है वो भी डिपेंड करता है। इको है, अब ये क्या हर केस में संभव होगा, यानी कि हर जगह पे आप अगर आप ऐसी जगह पे जाएंगे तो आवाज़ आपको वापस आएगी नहीं, इसकी कुछ क्या होती है, कंडीशन होती है। अब जैसे पर्सन है, ये पर्सन बनाया हुआ, अब ये हेलो हेलो कर रहा है, एक बार इसने हेलो किया, बट इसके पास क्या आ रही है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होके इसके पास साउंड आ रही है, यानी कि आवाज़ इसके पास वापस आ रही है, तो वो क्या है आपकी इको का एग्जाम्पल है।
कंडीशन क्या होनी चाहिए, इको टाइम मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कम से कम 0.1 सेकेंड का वो तो होना चाहिए टाइम, कि मतलब यहाँ से अगर हमें यहाँ तक की आवाज़ आ रही है रिफ्लेक्ट बैक होके तो उनका टाइम कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी एटलीस्ट 17.2 मीटर। जो सोर्स ऑफ साउंड है यानी कि जहाँ पे आवाज़ टकरा के वापस आ रही है और जहाँ पे हमने बोल रहे थे उनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 17.2 मीटर। नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड साइज, यानी कि आपका नेचर डिपेंड करता है, नेचर यानी कि आप जैसे आप रूम में है या फिर पहाड़ों पे है वो डिपेंड करेगा, और साइज यानी कि आप एक बड़े प्लेस में या छोटे प्लेस में वो डिपेंड करेगा। अब आपको ये चीज़ तो समझ आ गई, बट ये दोनों चीज़ 0.1 सेकेंड और 17.2 कैसे आया वो हम देखते हैं, यानी कि ये आपका कैसे आएंगे। स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है 344 मीटर पर सेकेंड होती है। टाइम हमारे पास कितना, 0.1 सेकेंड। स्पीड का फॉर्मूला लगाया आपने, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है आपके पास, 344। डिस्टेंस कितना है आपको निकालना है, टाइम आपके पास 0.1 सेकेंड है। 344 इंटू डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में, पॉइंट हटाए नीचे 10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 17.2 मीटर, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, जो इको का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का आप डबल डिस्टेंस लेंगे और टाइम के लेंगे, तब आपके मतलब जो भी इको का डिस्टेंस होगा वो 17.2 मीटर होना चाहिए। मान लीजिए जैसे यहाँ पे पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर होना चाहिए, और टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड होना चाहिए। तब रिफ्लेक्ट होके आवाज़ हमारे पास क्या करेगी, वापस आएगी। ये कंडीशन है, तब वापस आएगी हमारे पास रिपीट होके आवाज़। जैसे जो पहाड़ों पे आवाज़ आई है वो ये दो कंडीशन वैलिड होंगी, तब जाके क्या होगी हमारे पास आवाज़, वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन आपका क्या होता है, रिवर्बरेशन ऑफ साउंड इज फिनोमिना ऑफ परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग होल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द होल। अब ये क्या कहता है, अब जैसे रिवर्बरेशन का मतलब होता है आपका गूंज। अब जैसे मान लीजिए आप एक पर्सन है, वो एक कमरे में गया, वहाँ पे कोई भी फर्नीचर वगैरह नहीं है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब आप देखेंगे कि उसकी आवाज़ क्या करेगी, गूंजेगी, यानी कि उसने कुछ शब्द बोला तो वो क्या करेगा, उसके पास मतलब चारों तरफ से वही आवाज़ आती हुई सुनाई देगी उसको, मतलब थोड़ी सी ऐसे लगेगा जैसे आवाज़ आपकी गूंज रही है आपको। अब जैसे यहाँ पे है, ये पर्सन है, पर्सन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए 17.2 का हमने पढ़ी थी, क्योंकि इको की कंडीशन क्या होती है, 17.2 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए और 0.1 सेकेंड टाइम होना चाहिए। बट अगर क्या हो रहा है, मान लीजिए सरफेस हमने यहाँ पे रखा हुआ है, अब ये क्या करेगी, यहाँ पे तो कंडीशन वैलिड नहीं हो रही क्योंकि 17.2 से डिस्टेंस कम है और टाइम भी 0.1 सेकेंड नहीं हो रहा। तो ये आवाज़ क्या करेगी, जो ये आवाज़ बोलेगा तो ये क्या करेगी, जो आपने इसने आवाज़ बोली इस सरफेस से टकरा के वो आवाज़ क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। यानी कि ओवरलैप होने का मतलब है जिसे आप गूंज बोल रहे हैं, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आवाज़ गूंज रही है हमारी। अब हम इनमें क्या करते हैं, रिड्यूस करने के लिए रिवर्बरेशन को, यानी कि इस गूंज को कम करने के लिए क्या करते हैं। अब जैसे मान लिया वो कमरा था, उसमें हम क्या कर रख देंगे, फर्नीचर का रख देंगे, फर्नीचर रख देंगे तो वो गूंज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का मतलब है आपने कोई भी चीज़ है, अब कमरे के अंदर कोई भी चीज़ रख दी, वो चीज़ किसका काम करेगी, रिवर्बरेशन को कम करने का काम करेगी। सॉफ्ट मटेरियल है, कारपेट, कर्टेन्स हैं, या फिर आपने देखा होगा कई बार क्या होते हैं, पर्सन, बहुत सारे पर्सन बैठे हुए होते हैं, जो हमारे क्लोथ होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक तरीके से साउंड को रिड्यूस करने का काम करते हैं, यानी कि वो भी रिवर्बरेशन को आपका कम करने का काम करते हैं, हमारे क्लोथ्स भी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है एप्लीकेशंस या फिर यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि आपके कुछ यूजेस है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के, हम कहाँ कहाँ पर इनको यूज़ करते हैं। पहला आपका आ जाता है मेगाफोन्स। मेगाफोन्स, मान लीजिए ये मेगाफोन है, आपने मेगाफोन्स लिया, ये पर्सन बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे अब आपको पता है कि ये आवाज़ है, कैसे मतलब आवाज़ इसमें हम बोल रहे हैं और ये इन सारी पर्सन को आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि आपको पता है हमने एम्पलीट्यूड क्या पढ़ा था। एम्पलीट्यूड जैसे ये मान लिया वेव है, जितनी ज़्यादा वेव की ऊपर मतलब जितनी ज़्यादा ऊंची वेव होगी, जितना मेन पोजीशन से उसका डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा, तो लाउडनेस भी ज़्यादा। अभी हमने पीछे भी पढ़ा है। अब जैसे ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन में मान लीजिए इसको वेव्स हम बना रहे हैं, इसमें वेव्स बनाई, अब आपने देखा इस वाले का क्या हो गया, एम्पलीट्यूड कम है, अब ये क्या है, बढ़ता जा रहा है, इसका और बढ़ता जा रहा है,
और हमने पढ़ा ही था एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड, जितनी ज़्यादा इसके मीन पोजीशन से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, उतनी ज़्यादा हमें तेज़ लाउड वॉइस सुनाई देगी। सेकंड है आपका स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप यानी कि जो आपके डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। अब जैसे आपकी क्या होती है, स्टेथोस्कोप ऐसा होता है कुछ, अब जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, या तो हार्ट बीट्स को पता लगाने के लिए, या फिर आपके नॉर्मल कितनी हार्ट बीट चल रही है उसको पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करता है। अब डॉक्टर क्या करेगा, वो हार्ट पे आपके रखिएगा इसको, जो ये आपका स्टेथोस्कोप का ये वाला पार्ट होता है। अब वो क्या करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होती हुई जो आपकी हार्ट बीट है, मान लीजिए कोई धीरे चल रही है, कोई तेज़ चल रही है, उस पर आपके क्या करेगी, वो धीरे जो आपकी सुनाई मतलब धीरे भी चल रही है, लेकिन इसमें से होते हुए वो आपके डॉक्टर के कानों तक क्या करेगी, तेज सुनाई देगी। मतलब जो बिल्कुल कम तीव्रता वाली भी है वो भी क्या करेगी, डॉक्टर के कानों तक तेज जाएगी। किसकी वजह से, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी कि वो साउंड की अनेक फॉर्म में बढ़ जाएगी और वो डॉक्टर को सुनाई देगी। साउंड बोर्ड है। साउंड बोर्ड क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी आपका, आप ऑडिटोरियम में गए हैं या फिर आपने बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स में गए हैं, उनमें साउंड बोर्ड लगे होते हैं। साउंड बोर्ड होते हैं वो आपके कर्व्ड शेप में लगे होते हैं, कर्व्ड शेप में। अब आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। अब ये लाउड स्पीकर को क्या करते हैं, स्क्रीन की तरफ ना करके स्क्रीन से उल्टी तरफ लगाते हैं। ठीक है, क्यों लगाते हैं, क्योंकि अब जैसे मान लिया हमने इस तरह मुँह करके लगा दिया, अब ये क्या करेगा, अब ये बजना स्टार्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, इन सीलिंग्स पे रिफ्लेक्ट होने के बाद, अब जैसे साउंड जा रही है सारी, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इन सारी तक, इन जो ये लोग बैठे हुए हैं इन तक क्या करेगी, आपको आवाज़ सुनाई देगी। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि साउंड बोर्ड आप क्या करते हैं, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर्सन बैठे हुए हैं तो यहाँ साउंड बोर्ड लगाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसके पीछे, और यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ पे लगाएंगे और आपको आवाज़ यहाँ तक सुनाई देगी। फोर्थ आपका कर्व्ड सीलिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल। अब आपने देखा होगा जैसे ऑडिटोरियम का ये एग्जांपल है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन चल रही है। ठीक है, अब आपको पता है कि आवाज़ क्या करती है, अब मान लिया पीछे तक हमें आवाज़ जानी है तो क्या करेंगे, हम कर्व्ड सीलिंग लगाते हैं। कर्व्ड का मतलब होता है आवाज़, जैसे मान लीजिए पर्सन कोई बोल रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, यानी कि सीलिंग्स में जैसे दीवारों पे टकरा के आवाज़ क्या करेगी, इन सारी पर्सन्स तक, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस से आपकी क्या करेगी, आवाज़ लोगों तक पहुँच जाएगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है रेंज ऑफ हियरिंग, यानी कि अब हमारा ईयर है कितनी दूर तक का सुन पाता है, कितनी दूर तक का नहीं सुन पाता। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी कि जो एक ह्यूमन के सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। 20 हर्ट्ज, 0 to 20 हर्ट्ज। अब आपकी इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड होती है, यानी कि 0 से 20 तक के बीच में होगा तो उसको इंफ्रासाउंड कहेंगे, और अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगा, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा, तो आप उसको क्या कहेंगे, अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड होती है आपकी, जैसे एलिफेंट की है, जैसे वो दहाड़ने वाली सी आवाज़ है, एक व्हेल्स की होगी। अल्ट्रासाउंड किसकी होगी, बैट्स की, रैट्स की, मोथ की और डॉल्फिन्स की। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव्स का मतलब, अब जैसे आपने डेली लाइफ में अल्ट्रासाउंड तो सुना ही होगा। अल्ट्रासाउंड आपका क्या होता है, यानी कि अब हम इनका अल्ट्रासाउंड वेव्स का आपका प्रयोग डेली लाइफ में क्या क्या आपका यूज़ है। पहला आपका आ जाता है जैसे क्लीनिंग में। क्लीनिंग में आप क्या कैसे यूज़ करते हैं, अब जैसे कई बार क्या होता है, आपके पाइप होते हैं, ठीक है, अब पाइप है, सिंपल पाइप है या फिर बोतल है, अब आप उसको क्या कर पाते हैं, सीधे साफ़ कर पाते हैं। बट कई बार ऐसा क्या होता है, ऐसा स्पाइरल सा पाइप होता है। अब जैसे मान लिया यहाँ से यहाँ तक तो आपने मान लिया ब्रश डाल के साफ़ कर दिया, बट जो ये इतने स्पाइरल पार्ट्स है, अब आप इसको कैसे सफाई करेंगे इसकी। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ये वाला हम इसमें देख लेते हैं। जैसे आपका है अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज टू हार्ड टू रीच प्लेसेस। जैसे स्पाइरल ट्यूब का एग्जांपल लिया था, जो ये आपकी ये वाली स्पाइरल ट्यूब थी, मतलब इसको साफ़ करने के लिए, इसकी क्लीनिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड वेव का यूज़ करेंगे। कैसे, अब हम क्या करेंगे, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ेंगे, यानी कि जो भी हमें ऑब्जेक्ट क्लीन करनी है सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीनिंग सॉल्यूशन में डालेंगे, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ी और क्या करेंगे, उनके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ दी हमने। अब क्या होएगा, हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से जो पार्टिकल्स हैं, अब उनमें क्या थी, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स थे उनमें ज़्यादा पार्टिकल्स में हाई फ्रीक्वेंसी थी। हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से जो आपका डस्ट है, यानी कि आपका धूल मिट्टी है या फिर और जो गंदे पार्टिकल्स है, वो क्या हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे और बाहर निकल के गिर जाएंगे और ऑब्जेक्ट आपके क्या हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स। इसका मतलब क्या होता है आपका,
इसे हम इस डायग्राम से समझेंगे टू डिटेक्ट क्रैक्स को। अब जैसे कई बार क्या होता है, आपने मेटल का ब्लॉक ले लिया, ठीक है, मेटल का ब्लॉक का मतलब है आपने एक बड़ा सा डिब्बा ले लिया। अब इसमें आपने क्या करा, जैसे मान लिया मेटल्स के बड़े बड़े बॉक्स हैं, उनको कैसे साफ़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इनमें से अब मेटल ब्लॉक्स में से अगर इनमें कोई ना कोई फॉल्ट नहीं होगा या फिर फॉल्ट होगा, अब जैसे आप देख पा रहे हैं जिनमें फॉल्ट नहीं है उसमें से तो अल्ट्रासोनिक वेव सीधे सीधे पास करेगी, यहाँ से पास करेगी। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉल्ट था, तो ये अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या करेगी, यहीं पे आके रुक गई। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या था, क्रैक्स था, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रुकावट है या फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ खराबी है और अल्ट्रासाउंड की वेव्स यहाँ से क्यों नहीं हुई है, पास नहीं हुई है, इसलिए हम क्या करते हैं, आपका यूज़ करते हैं। थर्ड आपके आ जाते हैं इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ हार्ट एंड फॉर्म इमेज ऑफ हार्ट। क्या करती है, जो आपकी इकोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है जो हार्ट से रिलेटेड आपके मतलब जो भी आपके एबनॉर्मेलिटीज़ हो चुके हैं उनको ठीक करने के लिए, यानी कि उनका पता लगाने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं वो आपके क्या होते हैं, इकोकार्डियोग्राफी होती है। हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं हमारे हार्ट के अंदर और क्या करते हैं, वो क्या कर देती है, हमारी एक मॉनिटर के ऊपर हमारी हार्ट के जो इमेजेस है वो बना देते हैं कि उसमें क्या परेशानी है। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्कैनर्स में। अब आपको पता है कि स्कैनर्स का मतलब होता है, स्कैनर्स में हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे आपके मान लीजिए एक लीवर की आपको इमेज पता करनी है या फिर गॉल ब्लैडर यानी कि आपकी जो पित्त की थैली में पथरी होती है उसका पता लगाना है कि आपकी कितने mm की है। उन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। यूट्रस, किडनी, यानी कि इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनर्स का यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैनर का क्या करने के लिए, इनमें कोई भी फॉल्ट है उस चीज़ का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है सोनार। सोनार आपका होता है, सोनार का मतलब होता है आपका, सोनार है, सोनार का मतलब होता है आपका साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि जिससे आप डेप्थ ऑफ सी यानी कि समुद्र की गहराई को नाप पाते हैं उसे आप क्या कहेंगे, सोनार कहेंगे। सिक्स्थ आपका आ जाता है बर्ड्स, बैट्स कैचेज देयर प्रे, यानी कि अब जैसे आपके वो होता है आपके बैट होती हैं, चमगादड़ होती है, वो क्या करती है अपने प्रे का मतलब होता है जो अपना मतलब जिसको वो खाने वाली है या फिर जिसको वो पकड़ने वाली है उसकी इतनी तीखी नज़रें होती है, वो क्या कर देती है, दूर से ही देख लेती है, ठीक है। वो क्या करती है, उसकी आइज़ में आप क्या कहते हैं, एक तरीके से अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है जिसका प्रयोग वो क्या करती है, अपने प्रे यानी कि शिकार को पकड़ने के लिए करती है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।